Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will discuss about sustainable development. In a previous video, we discussed about state of India's environment, जिसमें हमने देखा था कि इंडियन एनवायरनमेंट किस तरह से है और इंडियन एनवायरनमेंट पर कितना इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट से, ये हमने देखा था। तो बच्चों शुरू करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इससे पहले वाला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 7 का, जो कि इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, जिसमें हमने जाना था कि इन्वायरमेंट किससे बनता है, हमारे बायोटिक और नॉन बायोटिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे हमारा इन्वायरमेंट बनता है। बायोटिक एलिमेंट्स कौन हो गए बच्चों? हमारे जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो बर्ड्स हैं, या जो भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, वो सारे लिविंग एलिमेंट्स हैं। प्लस जो हमारे अबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, विंड हो गया, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हमारा क्या है बच्चों? अबायोटिक है। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों? इनमें इंटर रिलेशनशिप होता है और यही हमारा इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें, हमारा जो है इन्वायरमेंट है, अब हमने हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें हमने बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, न्यू टेक्नोलॉजी करी, यहाँ पे सर्च करिए, न्यू रिसर्च करिए, उससे हमने क्या करा? हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हुआ बच्चों? इससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हुआ और इससे हमारे इन्वायरमेंट में क्या हुआ बच्चों? एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारा इन्वायरमेंट जहाँ पे इतना खूबसूरत हुआ करता था बच्चों, वो अब कैसा हो गया है? उसकी कंडीशन अब कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलती है। चारों तरफ हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ना तो हमें फ्रेश एयर देखने को मिलती है, ना हमें फ्रेश वाटर पीने को मिलता है, क्योंकि हमारा सब कुछ पॉल्यूटेड हो गया है, लैंड डिग्रेडेशन होना शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है। हमने जो हमारा डेवलपमेंट किया है बच्चों, उससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया कि हमें यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। और बच्चों हमने पढ़ा भी है कि हमारी वजह से, यानी ह्यूमंस डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ? एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? सो सिंपल सा है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट हो, भले ही ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पर उस ह्यूमन डेवलपमेंट से जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर कोई इन्वर्स यहाँ पे बच्चों इम्पैक्ट ना पड़े, हमारे इन्वायरमेंट कोई हार्म ना हो। यानी हम इस तरह से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन ग्रोथ करें बच्चों, कि जो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट वो इको फ्रेंडली हो। और उसी के साथ बच्चों जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम उन रिसोर्सेज का ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। मतलब ऐसा नहीं कि हम ही सारे रिसोर्सेज यूज़ करके ख़त्म कर दें, हमारी आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी ना मिले। सो बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यही बताता है। तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सो एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। अगर हम इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की बात करते हैं बच्चों, सो दोनों क्या है बच्चों? इंटरडिपेंडेंट है। हम इन्वायरमेंट के बिना इकोनॉमी की हम यहाँ पे बच्चों हम सोच भी नहीं सकते, और इकोनॉमी के बिना इन्वायरमेंट का भी नहीं सोच सकते। दोनों क्या है बच्चों? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट दैट इग्नोर इट repercussion on the environment will destroy the environment that sustain life form। अगर बच्चों हमारा कोई डेवलपमेंट है जिसमें हम इग्नोर करते हैं इन्वायरमेंट को, हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर हम उसमें यहाँ पे इग्नोर करते हैं बच्चों इन्वायरमेंट को, सो उसका हमें क्या नतीजा देखने को मिलता है? उसका नतीजा देखने को मिलता है हमारा इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है, और हमारे इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा? हमारा जो लाइफ फॉर्म है बच्चों, सस्टेन लाइफ फॉर्म है, वो भी क्या होने लग जाएगा? डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो हमें इसीलिए बच्चों क्या करने की ज़रूरत है? हमें इस तरह का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो? डिस्ट्रॉय ना हो, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई भी हार्म ना हो। सो हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशन टू हैव अ पोटेंशियल एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज एट लीस्ट अ हाई एज दे which is being enjoyed by the current generation। क्या कहता है कि भाई ऐसा डेवलपमेंट करो, आप कुछ इस तरह से डेवलपमेंट करो जिससे कि जो हमारी जो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, ऑल फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है बच्चों, उनको एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। ठीक है, जो पोटेंशियल हो बच्चों, जो किसमें
जो पोटेंशियल हो एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, ठीक है। उसी के साथ एटलीस्ट उनको हमसे बच्चों क्या मिल सके, हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो हम करंट जो हमारी जनरेशन है वो जो रिसोर्सेज यूज कर रही है या जैसे इन्वायरमेंट यूज कर रही है उससे भी अच्छा इन्वायरमेंट हम उनको दे सके, ठीक है। वो भी ऐसे रिसोर्सेज यूज कर सके जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट एज हाई एज दैट विच बीइंग इंजॉयड, जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं अभी का जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, अभी जो कंडीशन सही नहीं है फिर भी हम बहुत सारे मिनरल्स यूज कर रहे हैं, वो भी इनका यूज कर सके। यही क्या है बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब बच्चों अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अलग अलग जो है अपनी डेफिनेशन दी है। सो बच्चों इसके बारे में समझ लेते हैं। सो बच्चों सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है UNCED ने। अब बच्चों UNCED ने क्या कहा था इसके बारे में देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फेसाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था, वो लेके आया था बच्चों UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ये बच्चों जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट निकला था। और बच्चों UNCED ने क्या डेफिनेशन दी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसको पढ़ लेते हैं। सो बच्चों UNCED ने कहा था कि डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है बच्चों वो इस तरह से डेवलपमेंट करे कि जिससे क्या हो, जो अभी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है वो तो कंप्लीट हो जाए, पर मैम हमें ये भी देखना है कि जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन उनकी जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा है, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। अभी की जो हमारी नीड है वो तो कंप्लीट हो, पर हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हमें इस तरह का डेवलपमेंट करना है। यानी हम जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं हम इस तरह से करें कि हमारी अभी प्रेजेंट की नीड कंप्लीट हो जाए, उसी के साथ हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी नीड कंप्लीट हो जाए। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम जिस तरह से क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं यानी पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, हमारे एयर पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ हमारा जो फॉसिल ऑयल है वो भी कम हो रहा है। अगर बच्चों सारा फॉसिल ऑयल हम अभी करंट जनरेशन यूज कर लेंगे तो बच्चों हमारी आगे आने वाली जनरेशन को फॉसिल ऑयल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें मैम कि हमारा जो फॉसिल ऑयल है जो रिलीज होके ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिससे एयर पोल्यूशन हो रखा है, जिससे हमारी जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो मैम आगे आने वाली जनरेशन को क्या मिलेगा, यही एयर क्वालिटी मिलेगी जो अभी है, इवन इससे भी वर्स एयर क्वालिटी मिलेगी। ऐसा हम नहीं चाहते, यानी हमारी जो प्रेजेंट नीड है वो कंप्लीट हो जाए और उसी के साथ जो हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड भी क्या हो जाए मैम, यहाँ पे विदाउट बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के वो क्या कर सके, अपनी नीड को कंप्लीट कर सके। यही क्या हो गया, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आई है हमारे फ्यूचर जनरेशन। सो बच्चों फ्यूचर जनरेशन से क्या मतलब है इसके बारे में समझ लेते हैं। ओवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। सो ओवर कॉमन फ्यूचर में अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ ऑल एंड एक्सटेंडिंग द ऑल टू द ऑल द अपॉर्चुनिटीज to satisfy their aspiration for better life। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा जो कॉमन फ्यूचर है बच्चों वो क्या बताता है कि इस तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिससे कि जो हमारे आगे आने वाला जो फ्यूचर है यानी हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है बच्चों वो अपनी क्या कर सके, बेसिक नीड को कंप्लीट कर सके, ठीक है। उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अब बच्चों उनको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी, जब हम अभी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तभी उनको यहाँ पे बच्चों आगे आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको यहाँ पे क्या मिलेगा, बेटर लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। मीटिंग द नीड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड इट हैज अ मोरल इशू, ठीक है। अब बच्चों हमारी जो नीड है, ठीक है, मीटिंग अ नीड ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन
रिसोर्सेज, यानी हमारा जो रिसोर्सेज है उनका इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको उनकी जो नीड हो इन रिसोर्सेज से वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और हमें इनका जो मोरल इशू है इनको भी हम कंप्लीट कर सकें। सो मैम ये जो है हमारा क्या हो गया, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब बच्चों आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे एडवर्ड बार्बर ने क्या कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो एडवर्ड बार्बर के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वन विच इज डायरेक्टली concerned with the increasing the material standard of living of a poor at a grassroots level। क्या कहा है हमारे एडवर्ड बार्बर ने, इन्होंने कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने कंसर्न किया है बच्चों, जिसमें डायरेक्टली कंसर्न किसमें है, जो मटेरियल स्टैंडर्ड है बच्चों किसका, यहाँ पे मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुअर का, ठीक है, उनके जो ग्रास रूट पे है उनका क्या हो, यहाँ पे उनका लेवल इंक्रीज हो, जो मटेरियल स्टैंडर्ड है वो पुअर का क्या हो, इंक्रीज हो। कैसे होगा, दिस कैन बी quantitative measure in a term of increased income, real income, in educational services, health care, sanitation and water supply and etc। यानी कि उनका जो मटेरियल जो नीड्स है बच्चों, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो। कैसे इंक्रीज हो, जब उनकी इनकम इंक्रीज हो, ठीक है, उनकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो, उसके अलावा बच्चों उनका जो एजुकेशनल सर्विसेज या एजुकेशनल लेवल हो वो इंक्रीज हो, हेल्थ केयर है वो इंक्रीज हो, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी है वो इंक्रीज हो, और वाटर सप्लाई और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो। तभी हम मानेंगे क्या होगा, एक पुअर की, ठीक है, एक पुअर की जो ग्रास रूट लेवल की जो मटीरियल्स थिंग्स होती है वो क्या हो, वो कंप्लीट होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन दी है बच्चों किसने, एडवर्ड बार्बर ने। आगे बच्चों अगर हम बात करें, सो डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग lasting and a secure livelihood that minimize resources depletion, environmental degradation, cultural disruption and social instability। अब बच्चों यहाँ पे बच्चों उसी डेफिनेशन को आगे अच्छे से बताया गया है कि जो यहाँ पे बच्चों पोवर्टी को डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, यानी जो पुअर का जो ग्रास रूट लेवल है उसको इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैम इस तरह से डेवलपमेंट हो जिससे क्या हो, जो एब्सोल्यूट पोवर्टी है बच्चों, हमने पोवर्टी के दो टाइप पढ़े थे, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा हमारी रिलेटिव पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या कहती है कि कोई पर्सन है वो अपनी बेसिक नीड्स, जो नेसेसरी नीड्स होती है, क्या होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है, ये अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है वो पर्सन क्या है, वो पर्सन हमारे लिए एब्सोल्यूट पोवर्टी का पार्ट है। और इंडिया में जो पोवर्टी है बच्चों, जो हम मेजर करते हैं, जो रियल पोवर्टी है वो क्या होती है, एब्सोल्यूट पोवर्टी होती है, ठीक है बच्चों। डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पोवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग lasting and secure livelihood that minimize the resources depletion, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एब्सोल्यूट पोवर्टी, जो पुअर की जो एब्सोल्यूट पोवर्टी है उसको डिक्रीज करने से, ठीक है, और उनको प्रोवाइड करने से क्या, यहाँ पे सिक्योर लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम रिसोर्स डेप्लीशन होगा, यानी कि रिसोर्सेज का जो यूज सही तरीके से नहीं हो रहा था वो मिनिमाइज होगा, यानी सही तरीके से यूज होगा। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को जो हार्म हो रहा है बच्चों, ये कम होगा, ठीक है, कल्चरल डिस्परेशन है वो कम होगा, और सोशल इनस्टेबिलिटी है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन दिस सेंस अ डेवलपमेंट दैट मीट द बेसिक नीड ऑफ ऑल, particularly the poor majority, the employment, food, energy, water, housing and ensure growth of agriculture, manufacturing, power and services to meet these needs, ठीक है बच्चों। सो ऐसा डेवलपमेंट जिससे क्या हो कि भाई इस तरह का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो सारे जो पर्सन है, एक इकोनॉमी में जो पर्सन रह रहे हैं उन सब की क्या हो, जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड ऑफ ऑल, वो क्या हो सके, वो मिल सके, उनको जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो सके। पर्टिकुलरली जो पुअर पर्सन है उनकी नीड्स कंप्लीट हो, ठीक है, जैसे कि द पुअर मेजोरिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट की जो नीड है वो कंप्लीट हो, फूड की जो नीड है वो कंप्लीट हो, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग एंड मेजर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर
एंड जो सर्विसेज हैं, इन सब की जो नीड है वो क्या हो सके, वो मिल सके हर पर्सन को, यही क्या होगा हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सो बच्चों यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस इकोनॉमिक को ऐड करके बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो बेसिक नीड्स है, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को क्या मिल सके, एक बेटर लाइफ मिल सके। उसके साथ ही बच्चों यहाँ पे जो बेसिक नीड्स है हर पर्सन की वो भी कंप्लीट हो सके। बेसिक नीड में ये सारी नीड्स आ गई बच्चों, फूड, एनर्जी, वाटर, हाउसिंग, ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी नीड्स आ गई, जो भी क्या हो वो कंप्लीट हो सके, यही क्या हो गया हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे एक कमीशन के बारे में देखते हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा है। सो यहाँ पे ब्रेंडलैंड कमीशन एम्फसाइज प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, the present generation should benefit a quality environment to the future generation। अब बच्चों यहाँ पे हमारा ब्रेंडलैंड कमीशन है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, यहाँ पे प्रेजेंट जनरेशन को यहाँ पे जो हमारा ऐसा बेटर एनवायरनमेंट देना चाहिए, किसको, फ्यूचर जनरेशन को, जिससे वो अपनी जो नीड्स है वो क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है बच्चों, शुड लीव द नेक्स्ट जनरेशन अ स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एसेट्स नो लेस देन व्हाट वी हैव इनहेरिटेड। ठीक है बच्चों, जो हमें यानी हमारी जो करंट जनरेशन है, इनको बच्चों जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेरिट मिली है, जो हमें मिली है, वो हम हमारी जो अगर आने वाली जो जनरेशन है उनको भी बच्चों बेटर लाइफ हमें करके देनी है। ऐसा नहीं है कि हमें जो मिली है, जो हमें क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट ऐसा मिला है, हम उससे भी वर्स कंडीशन करके हमारे फ्यूचर जनरेशन को दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ के जाना है, यानी ऐसे एसेट्स छोड़ के जानी है जो हमें मिली है, यानी हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, उनको एसेट्स देनी है, उनको किसी भी तरह के कोई भी मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, सो अगर हम बात करें, द प्रेजेंट जनरेशन कैन promote development that enhance the natural and build environment in a way that are compatible with। ठीक है बच्चों, सो अगर हम बात करें जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या करे, ऐसे डेवलपमेंट करे, ऐसा प्रमोट करे, डेवलपमेंट करे जिससे क्या हो, यहाँ पे नेचुरल और बच्चों हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हो जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो बच्चों, हमारा क्या हो, नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो, इंक्रीज हो या मेंटेन हो। ठीक है, वही इन्वायरमेंट इन द वे दैट आर कंपेटेबल। ठीक है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एसेट्स, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, जो हमारे नेचुरल एसेट्स हैं, हमारे पास जो रिवर्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हो गए, लैंड हो गया, ठीक है बच्चों, इनका हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, ताकि हम क्या दे सके, हमारे आगे आने वाले फ्यूचर को भी ये सब दे सके। प्रिजर्वेशन ऑफ द रिग्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हमारा वर्ल्ड इकोलॉजी सिस्टम है, यहाँ पे बच्चों उसको क्या देना चाहिए, यहाँ पे उस साइकिल को, जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिस्टम है बच्चों, वो अभी क्या हो रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। हमें हर जगह क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे हमें ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। इसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको कम करने की ज़रूरत है, इनको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, तभी हम क्या दे सकते हैं, हमारे आगे आने वाले फ्यूचर को ये सारे जो इन्वायरमेंट है ये अच्छे से दे सकते हैं। अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑन द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है बच्चों, जो बच्चों रिस्क जो है या फिर जो एडेड कॉस्ट है, उनको यहाँ पे जो इन्वायरमेंट की जो एडेड कॉस्ट है या रिस्क जो है इन्वायरमेंट का, वो रिड्यूस करके या इम्पोजिंग या अवॉइड करके हमें हमारी आगे आने वाली जनरेशन को देना है। यानी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है बच्चों, अभी की जनरेशन को बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके। आगे देखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू, अब बच्चों हारमन डेले ने क्या कहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हारमन डेले, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फॉलोइंग नीड टू बी डन। कौन कौन सी नीड डन होनी चाहिए, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट।
The carrying capacity of the environment is like a plimsoll line of the ship which is its load limited mark। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हार्मन डेले ने क्या कहा है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है सो हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग करो भाई, इतनी लिमिट करो कि जिससे भी हमारा इन्वायरमेंट है एक लेवल तक लिमिट करो जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या कर सके, उतनी कैपेसिटी में इसकी केयरिंग कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम हद से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल लेके बताया गया है, जैसे एक शिप का एग्जाम्पल है, शिप पे बच्चों एक लिमिट से ज़्यादा लोग बैठ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो शिप डूबने लग जाती है। वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी क्या हो रहा है, इसी कंडीशन में आ रखा है, हम हद से ज़्यादा हो रहे हैं, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत हद से ज़्यादा हो रही है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, इन्वर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, in the absence of the plimsoll line for the economy, human scale growing beyond the carrying capacity of the earth and diverties from sustainable development, यही चीज़ कही गई है बच्चों। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करना होगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एंड एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। अगर हम बात करें जो हमारे टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, हम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों जो हमारा इनपुट होगा वो एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, मतलब हमारा जो रिसोर्सेज का जो इनपुट है बच्चों वो एफिशिएंट होना चाहिए, पर बच्चों यहाँ पे ऐसा हमारा इनपुट नहीं होना चाहिए जो कि हमारे रिसोर्सेज का क्या करे, पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले। ठीक है, renewable resources should be extracted on the unsuitable basis, that is rate of extraction should not exceed rate of regeneration। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा जो renewable resources हैं, ठीक है बच्चों, उनका इस तरह से यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चों हमारा आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका यूज कर पाए। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोथ रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डेप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द रिन्यूएबल substitutes and inefficiency arise from pollution should be corrected। अगर हम बात करें बच्चों रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। सो हमें इस तरह से यूज़ नहीं करना है कि हम ही उसका यूज़ कर लें पूरा, हमें आगे आने वाली जनरेशन को भी क्या देना है, ये रिसोर्स देने हैं। ठीक है बच्चों, वहीं बच्चों जो हमारे पॉल्यूशन है उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा क्या हो सके, यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी है जो अराइज हुई है हमसे पॉल्यूशन होके वो क्या हो सके, कम हो सके, तभी हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन ने, ठीक है, यूएन ने बच्चों 17 गोल दिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और बच्चों ये जो गोल थे वो कब दिए गए हैं, ये 2030 तक अचीव करने का क्या है बच्चों, यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, in 2015 the UN formulated 17 sustainable development goal SDGs intend to be achieved by the year 2030। बच्चों कौन कौन से गोल हैं, ये सारे हमारे 70 गोल हैं। अगर हम बात करें सो फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी लाइफ, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी, डिसेंट वर्क and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and participation फॉर दी गोल्स। ये हमारे 17 गोल है बच्चों, और इनको अचीव करने के लिए 2030 तक का क्या रखा गया है, टाइम लिमिट रखी गई है कि हम इन सारे सस्टेनेबल गोल को तब तक क्या कर लें, अचीव कर लें। आगे बच्चों देखेंगे ये जो हमारे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के जो गोल है हम उनको कैसे अचीव करें, यानी कैसे हम हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें। तो हमारी स्ट्रेटजीज क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजीज, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है, हमें ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना है जो क्या है मैम, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, अब बच्चों नॉन कन्वेंशनल यूज ऑफ एनर्जी क्या हो गया, अगर हम बात करें यानी ऐसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना है जिससे कि ग्रीन हाउस रिलीज ना हो, ग्रीन हाउस यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिलीज ना हो, क्योंकि इंडिया में जो हम यूज करते हैं बच्चों एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए वो जो है हम थर्मल पावर यूज करते हैं प्लस हाइड्रो पावर का यूज करते हैं, जिससे बच्चों क्या होता है बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज हो जाता है। थर्मल पावर में क्या होता है बच्चों, हम कोल का यूज़ करते हैं या फिर पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, जिससे बच्चों क्या होता है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो बच्चों ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जिससे क्या हो, ये जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, उसके अलावा सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो ये इको फ्रेंडली भी होगा और इससे क्या होगा हमारा टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। सो मैम अगर हम बात करें, इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स फॉर अ पावर जनरेशन, बोथ आर दीज हैव एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। हम बात करें बच्चों इंडिया की, तो इंडिया में पावर जनरेशन के लिए कौन से हमारे यूज होते हैं बच्चों रिसोर्सेज। सो यहाँ पे हम इंडिया डिपेंड है किस पे, थर्मल और हाइड्रो पावर। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पे कोयले से, कोल से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है बच्चों, जहाँ पे वाटर से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब बच्चों इनसे क्या होता है, जो पावर जनरेशन होता है ये इन्वायरमेंट क्या पर क्या डालता है बच्चों, एडवर्स इम्पैक्ट डालता है, यानी ये हार्म करता है हमारे इन्वायरमेंट को। कैसे करता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, सो इमिट लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं जिसमें हम जो हमारी पावर जनरेशन है वो कैसे करते हैं मैम, वो करते हैं हम किससे, हम कोल से, कोल का यूज करके या पेट्रोलियम का यूज करके करते हैं। अब इससे क्या होता है मैम, लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि क्या है ग्रीन हाउस गैस है। और मैम ये क्या करता है, मतलब जो हम थर्मल पावर प्लांट में जब यूज करते हैं कोल का, सो मैम इससे क्या होता है, इससे प्रोड्यूस होता है फ्लाई ऐश, यानी इससे ऐश जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और ये क्या करता है फ्लाई कर लेता है। जब इसका प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे पावर का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे बच्चों किसका, उसको हीट करा जाता है, उसको जलाया जाता है, जिससे क्या हो यहाँ पे क्या हो इलेक्ट्रिसिटी का यानी पावर का जनरेट हो। अब बच्चों जब कोल को जलाएंगे तो क्या होगा, जो ऐश है वो तो फ्लाई करेगा, विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ अ वाटर बॉडीज, लैंड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जिससे बच्चों क्या होगा, जो फ्लाई ऐश है जो कहाँ जाएगा, वो एज अ एयर पॉल्यूशन करेगा, उसी के साथ लैंड पॉल्यूशन करेगा, वाटर बॉडीज में जाएगा, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या होगा बच्चों, हार्म होगा कुछ इस तरह से। ये बच्चों थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, ये क्या है थर्मल पावर प्लांट है। आगे बच्चों देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है बच्चों, इसके यूज से क्या होता है, ठीक है, इन inundate forest and interface with the natural flow of water and catchment area and the river basin। वहीं बच्चों अगर हम बात करें, जो अगर हम कहते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट जो है, ये वाला हाइड्रो पावर प्लांट जो है बच्चों, उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सो डैम बनाए जाते हैं। अब बच्चों जब डैम बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी एरिया में डैम बनते हैं, उस डैम को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जंगलों को काटते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट है उनको हम कम करते हैं। अब फॉरेस्ट को कम करके हम क्या करते हैं, पानी जमा करने लग जाते हैं। जो एक रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है वो खराब हो जाता है। बहुत सारे एरिया जहाँ पे रिवर का पानी जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, तो वहाँ क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। उसी के अलावा जहाँ रिवर के आसपास जहाँ जंगल होते हैं, जहाँ फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ बहुत सारी हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, लुप्त होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जंगलों में जो है, इसकी वजह से क्या होता है, पानी क्या होता है, जमा होने लग जाता है, जो फ्लो है रिवर का वो प्रॉपर नहीं रहता है, ठीक है। अब बच्चों इनका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें विंड पावर और सोलर रे क्या है हमारे लिए गुड एग्जांपल है किसका, कन्वेंशन का। कन्वेंशनल एनर्जी हमारी किससे हो सकती है बच्चों, विंड पावर और बच्चों सोलर पावर से हो सकती है, और ये क्या है बच्चों, इको फ्रेंडली है, ये हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी इन्वर्स इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, ठीक है। अब बच्चों विंड पावर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है, जैसे कि जो हमारे कोस्टल एरिया होगी वहाँ पे, या फिर अगर जो हमारा जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान
में भी हमें ये देखने को मिल जाती हैं। सो वहाँ पे हवा बहुत तेज होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर का जनरेशन कर सकते हैं। वहीं बच्चों अगर हम सोलर पावर प्लांट की बात करें तो मैम ये तो अब नॉर्मली लोगों के घरों में भी लगना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों इको फ्रेंडली है ये दोनों। ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों, सो मैम एलपीजी गोबर गैस इन अ रूरल एरिया। अगर हम बात करें अब हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हमें बच्चों एनर्जी के सोर्स जो कि हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर रूरल एरिया और अर्बन एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में एलपीजी और गोबर गैस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनके यूज़ करने से क्या होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये एनर्जी सोर्सेज है, हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में लोग एनर्जी के सोर्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, वो वुड का यूज़ करते हैं, या फिर ड्राइड जो यहाँ पे बच्चों ड्राइड जो हमारा डंक होते हैं उनका यूज़ करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर वेस्टेज का यूज़ करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या करती है, एयर पोल्यूशन करती है। हाउस होल्ड इन अ रूरल एरिया जनरली यूज वुड, डंक, केक एंड अदर बायोमास एज अ फ्यूल। अब बच्चों वो क्या हाउस होल्ड रूरल एरिया में क्या यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल के लिए क्या यूज़ करते हैं, जो वुड है वो यूज़ करते हैं, डंग यूज़ करते हैं, डंग केक यूज़ करते हैं, या अदर जो बायोमास जो फ्यूल है उनका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे क्या करते हैं बच्चों, एडवर्स इम्प्लीकेशन ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे इन्वायरमेंट में एडवर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन, भाई वुड का यूज करना है, हमें वुड चाहिए खाना बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, हम जंगल काटेंगे। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन होता है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन कवर। ठीक है, हमारा जो ग्रीन कवर है इन्वायरमेंट में वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। वेस्टेज ऑफ कासल डंग एंड एयर पोल्यूशन, इससे बच्चों हमारा जो काउ डंग्स हैं या एनिमल जो डंग्स है वो क्या होता है बच्चों, उसका वेस्टेज होता है, और इससे और क्या होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बच्चों इनको सही करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, गोबर गैस या एलपीजी का यूज करना चाहिए। टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन सब्सिडाइज LPGs to being provided. In addition, gobar gas plants are being provided through easy loan and subsidies. अब बच्चों इनको कम करने के लिए, यानी इनका यूज़ कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा LPG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ करना चाहिए। उसी के साथ बच्चों किसका, गोबर गैस जो प्लांट्स है, जिससे कि क्या होती है, यहाँ पे बच्चों गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसका यूज़ करना चाहिए। अब बच्चों अगर हम LPG की बात करें, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इज कंसर्न it is a clean fuel. It reduces household pollution to a large extent. Also energy wastage is minimum. अब बच्चों अगर हम LPG की बात करते हैं तो LPG जो हाउस होल्ड में क्या आता है, खाना बनाने के लिए काम आता है। सो मैम उसकी वजह से क्या होता है, ये जो है बच्चों एक क्लीन फ्यूल है, ठीक है, और ये जो हाउस होल्ड जो पोल्यूशन है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। जो हमारे एयर पोल्यूशन हो रहा था उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, एट अ लार्ज एक्सटेंट, एंड एनर्जी वेस्टेज इज मिनिमाइज। और बच्चों जो हमारा एनर्जी का वेस्टेज हो रहा था उसको भी क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। वही बच्चों गोबर गैस प्लांट की बात करें, कासल डंग इज फेड टू द प्लांट एंड गैस इज प्रोड्यूस विद अ यूज एज फ्यूल विल द slurry which is left over the very good organic fertilizer and soil conductors। ठीक है बच्चों, अगर हम गोबर गैस प्लांट की बात करें जो इस तरह से होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, जो बच्चों एनिमल्स जो डंग होता है उसका यूज़ करके बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे इसमें से गैस को प्रोड्यूस किया जाता है और इस गैस का प्रोडक्शन होता है और इस गैस का यूज़ कर सकता है एज अ एनर्जी रिसोर्सेज से। सो बच्चों इससे क्या होगा, जो हमारे गुड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका यूज होगा, उसी के साथ साथ जो वेस्टेज है, जो एनिमल वेस्टेज है उसका प्रॉपर यूज हो रहा है, उसी के साथ जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो रहा है, वाटर पोल्यूशन है वो भी क्या हो रहा है मैम, कम हो रहा है। आगे बच्चों देखेंगे अर्बन एरिया में करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, CNG का ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगर दिल्ली की बात करें, सो दिल्ली ऐसी सिटी है जहाँ पे अब बच्चों ज़्यादातर जो व्हीकल हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं, CNG देखने को मिलते हैं। दिल्ली में आपने सुना भी होगा जब
दिवाली का टाइम आता है, दिवाली का जो सीजन होता है उस टाइम बच्चों बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है दिल्ली, वहाँ पे जो है पॉल्यूशन जो है एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बच्चों वहाँ की सोल्यूशन करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं उनमें सीएनजी का यूज़ करना शुरू करा। उससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो एयर क्वालिटी वो इम्प्रूव हुई और बच्चों जो होना चाहिए जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। सो अगर हम बात करें इन दिल्ली द यूज ऑफ कॉम्प्रोमाइज नेचुरल गैस सीएनजी एज फ्यूल इन अ public transportation system is significantly lowered air pollution and the air has become a cleaner। ठीक है बच्चों, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था बच्चों उसमें सीएनजी का यूज होना शुरू हुआ और उससे क्या हुआ, जो एयर पोल्यूशन हुआ वो कम हुआ और जो यहाँ पे बच्चों एयर जो है, एयर क्या हुआ, एयर की क्वालिटी इंप्रूव हुई और एयर ज़्यादा क्लीन होना शुरू हो गई। ठीक है, उसके अलावा विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो ये सीएनजी स्टेशन है। अब आपको ज़्यादातर बहुत सारा, दिल्ली की बात हमने एज अ एग्जांपल लिया, अब बहुत सारे जो स्टेट है बच्चों वो भी क्या कर रहे हैं, वो सीएनजी को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं जिससे कि उनके स्टेट में क्या हो सके, एयर पॉल्यूशन कम हो सके। ठीक है बच्चों, विंड पावर की अगर हम बात करें, इन एरिया वेयर स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई, windmills can provide electricity without any adverse impact on the environment. Wind turbines move with the wind and electricity is generated। ठीक है बच्चों, जिन एरिया में, जिन भी स्टेट में या सिटीज़ में क्या है बच्चों, जहाँ पे विंड की स्पीड अच्छी आती है, जिन एरिया में विंड की स्पीड अच्छी है, वहाँ पे बच्चों स्पीड अच्छी है मतलब हाई है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए हम विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस विंड मिल का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जब विंड आए, जब हाई विंड आती है तब ये घूमते हैं और इनके घूमने से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टरबाइन घूमते हैं, विंड टरबाइन मूव विद द विंड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ठीक है, ये विंड टर्बाइनाइट घूमते हैं बच्चों और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। अब बच्चों सोलर के बारे में जान लेते हैं। सोलर पावर थ्रू अ फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है बच्चों, फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सोलर पावर का यूज कर सकते हैं। सन बच्चों एनर्जी का सबसे प्राइम सोर्स है हमारा। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमें प्राइम सोर्स है हमारा सन। अब सन की जो एनर्जी है उसका यूज क्यों ना करें हम एज अ, वो क्या है बच्चों, हमारी इको फ्रेंडली एनर्जी है और उस एनर्जी का यूज क्यों ना करें। ठीक है, हमें सन जो कि हमारा एनर्जी का सबसे पहला सोर्स है उसका यूज क्यों ना करें। सो बच्चों यहाँ पे उसका यूज करेंगे हम फोटोवोल्टिक सेल से। फोटोवोल्टिक जो सेल होता है बच्चों, जो सन की जो एनर्जी है, ठीक है, जो सन की जो लाइट है उससे क्या कर सकता है, इस फोटोवोल्टिक सेल से उस सन की जो एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें, सोलर एनर्जी में। और बच्चों वो कन्वर्ट होके क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है। तो बच्चों अगर हम बात करें, प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू परफॉर्म photosynthetic। नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, ठीक है, प्लांट्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस का यूज करके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को परफॉर्म करते हैं, एनर्जी उनको मिलती है। अब बच्चों अगर हम रियल वर्ल्ड में बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग में या एनर्जी में बात करें, सो मैम हम किसका यूज करके, फोटोवोल्टिक सेल का यूज करके जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, दीज सेल यूज स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल टू कैप्चर सोलर एनर्जी एंड देन कन्वर्ट द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों ये जो सेल है, जो फोटोवोल्टिक सेल है, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी जो लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, ये जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर करते हैं और बच्चों उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दिस टेक्निक इज ऑल्सो टोटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये वाली जो टेक्निक है बच्चों, जो हमारी सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने की जो टेक्निक है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। एंड इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग द इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे इंडिया में ये जो बच्चों एनर्जी सोर्स है क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। लगभग इंडिया के सारे जो स्टेट है वो इनको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें तो
इंडिया बच्चों हमारे सोलर एनर्जी में क्या है, वो लीडिंग रोल यहाँ पे है बच्चों, किसमें, इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब क्या कर रहा है, लीड रोल प्ले कर रहा है। सो बच्चों ये हमने जाना किसके बारे में, सोलर एनर्जी के बारे में। अब बच्चों मिनी हाइडल प्लांट्स या मिनी इलेक्ट्रॉनिक हाइडल प्लांट्स जो है जनरली हमें कहाँ पाए जाते हैं, जनरली हम जो माउंटेनरी एरिया होते हैं, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जहाँ पे भाई ज़्यादा जगह होती नहीं है क्योंकि पहाड़ होते हैं। सो मैम वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे जो रिवर्स होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा लें, सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो जैसे कोई गांव है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक नदी बह रही है और वहाँ पे बच्चों हमने मिनी हाइड्रो प्लांट लगा दिया। सो उस मिनी हाइड्रो प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो उस लोकल एरिया में यानी उस गांव में वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँच सके। इससे क्या होगा, इससे बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होना था, यानी जो दूर दूर तक हम इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट कर रहे थे वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा था ट्रांसपोर्टेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक बार लगाने की कॉस्ट लगेगी पर इसके यूज से क्या होगा, इससे यूज से जो लोकल एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल पाएगी, ठीक है। और मैम इससे कोई भी लॉस नहीं होगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, ठीक है बच्चों। सो मिनी हाइडल प्लांट्स यूज इन एनर्जी ऑफ सच स्ट्रीम टू मूव स्मॉल टर्बिनेंस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी यूज लोकली, ठीक है, लोकली। यानी इस एनर्जी का यूज करके हम इस मेथड का, इन प्लांट्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कर सकते हैं जिससे कि जो लोकल एरिया में है इस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। Such power plants are more or less environment friendly as they do not change the land use pattern in the area where they are located, ठीक है बच्चों। ये जो पावर प्लांट होते हैं ये यहाँ पे मोर और लेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पे बच्चों इनके लिए हमें कहीं पे भी यहाँ पे जो लैंड यूज हो रही है इसमें हमें कहीं पे कुछ जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चों जहाँ पे ये लोकेटेड है वहीं पे रहती हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड। अब बच्चों यहाँ पे ये जो प्लांट्स होते हैं, मिनी हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं जिससे कि जो लोकल डिमांड है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब बच्चों इनको करने का क्या सबसे बड़ा जो हमारा एम है वो है it away with the need of a large scale transmission towers and a cables and avoid transmission losses। अब बच्चों इनको करने का ये है कि इनसे हमारी जो नीड है, ठीक है, लार्ज स्केल की जो नीड है जिसमें हम ट्रांसमिशन करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, टावर्स लगाते थे, केबल्स लगाते थे और बच्चों हमारा जो ट्रांसमिशन लॉस होता था जो ट्रांसमिट करने में वो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं इसमें। सो मैम यहाँ पे जो लोकल एरिया में जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कंप्लीट हो सकती है किससे, मिनी हाइड्रल प्लांट से, और ये मोर और लेस क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब बात करते हैं किसके बारे में, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारा ट्रेडिशनल वे था बच्चों, जो हमारी अगर हम बात करें पहले के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली थे। कैसे, अगर हम बात करते हैं पहले के लोग जो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, जो कल्टीवेशन में लगे हुए थे, वो बच्चों अपने कल्टीवेशन में किसका यूज़ करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे। आपने देखा होगा जिससे हमारी जो फर्टिलिटी थी, जो लैंड फर्टिलिटी थी, जो कल्टीवेशन का था वो अच्छी तरह से था, ठीक है। वहाँ पे एनिमल्स का जो वेस्टेज होता था, जो काउ डंग, जैसे काउ का यूज़ कर रहे हैं, काउ डंग जो होता था वो यूज़ हो जाता था बच्चों किसमें, एग्रीकल्चर लैंड में। यानी यहाँ पे बच्चों फर्टिलाइज़र क्या यूज़ हो रहा था, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे थे हम। इसके अलावा जो हमारे मेथड्स थे पहले वाले, अगर किसी भी चीज़ का, अगर हम कल्टीवेशन की बात करें, अगर हम हाउस होल्ड की बात करें, सारे क्या थे मैम, इको फ्रेंडली थे, ठीक है बच्चों। पर जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ गए हमने क्या करा, हमने ऐसे ऐसे मेथड्स अपनाए या ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना शुरू हो गए जिससे कि हम क्या हो गए, यहाँ पे इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाने लग गए। अब बच्चों हमें ज़रूरत है कहाँ, फिर से वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करने की जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, सही है। सो मैम अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ऑल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैव बीन इन्वायरमेंट फ्रेंडली। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चों, पहले लोग कल्टीवेशन में यूज़ करते थे बच्चों किसका, अपने एनिमल्स का यूज़ करते थे। इवन हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी किसका यूज़ करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे, जिससे बच्चों हम क्या कर सके, एनिमल्स रख सके, जिससे हमारी जो बच्चों जो नीड्स होती हैं,
पहले तो एनिमल्स से हमें बहुत सारी यूज़ हैं जो कि हमने लाइफ स्टॉक में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे क्या होता है, इको बैलेंस रहता है, ठीक है, इको फ्रेंडली भी है और हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस भी रहता है, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी मच प्रिविलेज्ड टू हैव अबाउट 15,000 स्पाइसेस ऑफ प्लांट्स विच हैव मेडिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। हमारे इंडिया में लगभग बच्चों यहाँ पे 15,000 स्पाइस के जो प्लांट्स हैं वो हैं बच्चों, जिससे हमें उनके यूज़ करने से हमें जो है हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें यूज़ में हो सकते हैं बच्चों, वो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अब बच्चों ये कैसे होंगे, तो हम अगर फॉरेस्ट को बचाएंगे तभी तो होंगे। अगर हम डिफॉरेस्ट कर रहे हैं तो बच्चों हमें कहाँ से इतने सारे स्पाइसेस मिलेंगे जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आते हैं। हमारी जो आयुर्वेदा है, यूनानी है, ठीक है, आयुष जो हमने पढ़ा है, किसकी हेल्प से, इसी की तो हेल्प से है, ठीक है। हमारी आयुर्वेदा जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट था हमारे ट्रेडिशनल टाइम का, वो किस पे बेस्ड था, इन्हीं पे बेस्ड था, ठीक है। इन्हीं को हमें बचाने की जरूरत है। अबाउट 8,000 ऑफ दीज आर इन अ रेगुलर यूज इन अ वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द फोक ट्रेडिशन, ठीक है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें 8,000 ऑफ दीज आर रेगुलर यूज इन अ वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड द फोक ट्रेडिशन। वहीं बच्चों जो इसमें से जो बच्चों 8,000 है, ठीक है, वो बच्चों क्या कर रहे हैं, रेगुलर यूज में वो आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारे ट्रीटमेंट में, जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में ये जो स्पाइसेस है 8,000 यूज हो रही है। और बच्चों ये हमारे फोक ट्रेडिशन को भी क्या कर रखा है, इन्होंने जिंदा रख रखा है। सो बच्चों इसीलिए हमें जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी या प्रैक्टिस थी वो फिर से अपनी लाइफ में लाने की जरूरत है, जो हम लोग भूल चुके हैं। आगे बात करते हैं बच्चों बायोकम्पोजिस्टिंग का यूज करने की जरूरत है हमें। बायोकम्पोजिस्टिंग का यूज क्या, ऐसे फर्टिलाइजर या ऐसे कंपोस्ट का यूज करो जो कि हमारी लैंड के लिए क्या हो बच्चों, इको फ्रेंडली हो। यानी हम जो केमिकल्स का यूज करते थे वो हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। केमिकल्स का यूज़ करने से हमारी जो कंपोस्ट थी बच्चों वो क्या थी, केमिकल्स में से भरी हुई थी, जिससे कि फर्टिलाइजिंग थी जो थी लैंड की, वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। उसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। सो मैम अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना कब शुरू हुआ, जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या करा, जो हमारे HYV बीज जो आए थे बच्चों, वो क्या मांग रहे थे, वो यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर और मैम यहाँ पे केमिकल्स जो थे वो उसकी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। और उसी टाइम से हमने क्या करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया। अब बच्चों केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या हुआ, अ लार्ज स्ट्रेस ऑफ अ प्रोडक्टिव लैंड हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड, वाटर बॉडीज including groundwater system has suffered due to chemical contaminant and a demand of irrigation has been going up year after year, ठीक है बच्चों। ये जो बच्चों हमारे जो हम यूज करते थे केमिकल फर्टिलाइजेशन, इसका यूज होने से क्या हुआ, हमारे जो है इन्वायरमेंट पे क्या हुआ, यहाँ पे एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ। जो बच्चों अब सिंपल सी बात है, जो लैंड पे क्या होगा, केमिकल फर्टिलाइजर जाएगा, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है। अब बच्चों उनके पास कोई वाटर सोर्स होगा, उसके जस्ट कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास वाटर सोर्स होगा। जैसे ही बारिश आएगी तो वो केमिकल फर्टिलाइजर बह के कहाँ चला जाएगा, पानी में चला जाएगा। हमारी जो वाटर बॉडीज है उससे भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। लैंड तो पॉल्यूटेड हो ही रही है, वाटर बॉडीज भी पॉल्यूटेड हो रही है, ठीक है। हमारा वाटर सिस्टम भी खराब हो रहा है, ग्राउंड वाटर सिस्टम, इसकी वजह से। और इसकी वजह से जो डिमांड है बच्चों एरीगेशन की, जो हमारे वाटर की डिमांड है लैंड पे, वो भी क्या हो रही है, ईयर बाय ईयर क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है, ठीक है बच्चों। सो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके क्या हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही है। इस फॉर्म कैन कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोजिट फास्टर देन द नॉर्मल कंपोजिट प्रोसेस। वही बच्चों अगर हम बायो कंपोस्टिंग का यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बच्चों जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बायो कंपोस्टिंग बना सकते हैं। और उससे हम क्या कर सकते हैं मैम, उसका यूज एज अ हम हमारे कल्टीवेशन में कर सकते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है। जो लोग क्या रखते हैं अपने पास, एनिमल्स रखते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है बच्चों, उससे भी क्या बनती है, बायो कंपोजिट बनती है। जो कि एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, उससे भी हम बायो कंपोजिट बना सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर इको फ्रेंडली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। आगे बच्चों देखते हैं बायो पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, कोई भी कीड़ा वगैरह
जो जानवर, छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं हमारे क्रॉप पे, उसको हम खत्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं बच्चों? पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या करा, हमारी जो एंटायर कंट्री है बच्चों वो किस में चली गई बच्चों? यहाँ पे मोर और मोर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करने लग गई और ये ईयर बाय ईयर क्या हुआ? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब बच्चों इससे इम्पैक्ट यह हुआ कि चारों तरफ क्या हुआ? केमिकल पहुंच गया। हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई? डिक्रीज होना शुरू हुई। हमारे लैंड में पॉल्यूशन हुआ, वाटर बॉडीज में पॉल्यूशन हुआ। ठीक है, वहीं बच्चों जो क्वालिटी होती है फूड की वो भी इम्प्रूव नहीं हुई, बल्कि वो क्या हुई? यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड क्या हुआ? डिक्रीज ही हुआ। सो बच्चों इससे एडवर्स इम्पैक्ट क्या पड़ा? फूड प्रोडक्ट वर कंटेंटेड सोल वाटर बॉडीज एंड इवन ग्राउंड वाटर वर पोल्यूटेड विथ पेस्टिसाइड। अब बच्चों इन पेस्टिसाइड्स का यूज करके क्या हुआ? इन पेस्टिसाइड्स का यूज करके हमारी सॉइल जो हुई वो क्या हुई? कंटेमिनेटेड हुई। ठीक है, वाटर बॉडीज क्या हुई? पोल्यूटेड हुई। ठीक है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हुआ और मैम इन पेस्टिसाइड्स का यूज करके जो फूड प्रोडक्ट हुआ वो भी क्या हुआ? एकदम से पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, अब बच्चों इवन मिल्क, मीट एंड फिशेस वर फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम देखते हैं मीट, मिल्क और जो फिशेस थी, जो हमारे वाटर में जो रहने वाले जो एनिमल्स थे वो भी क्या हो गए? यहाँ पे कंटेमिनेटेड हो गए। किसकी वजह से? यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से। अब इनके लिए क्या सॉल्यूशन है बच्चों? सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे मेथड्स यूज करने की जरूरत है जिससे ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे हम, पर केमिकल पेस्टिसाइड्स को हम कौन से इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। सो बच्चों to meet this challenge, efforts are on the bring a better method for pest control. कौन से use of pesticides based on a plant products? Neem trees are provide to be quite useful. ठीक है बच्चों, हमें इस तरह के पेस्ट कंट्रोल का यूज करना चाहिए जो क्या किससे बना है? प्लांट्स के प्रोडक्ट से बना है। जैसे कि नीम ट्री का जो पेस्ट कंट्रोल है बच्चों वो बहुत यूजफुल होता है यहाँ पे बच्चों जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे बचने के लिए। सो अगर हम बात करें, सेवरल टाइप ऑफ पेस्ट कंट्रोलिंग केमिकल्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम नीम एंड दीज आर बीइंग यूज्ड। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारे जो पेस्ट कंट्रोल हैं, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स हैव बीन आइसोलेटेड। ठीक है, बहुत सारे जो पेस्ट कंट्रोल होते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? नीम का यूज करके बनते हैं। और इसके यूज करके अगर हम डायरेक्ट नीम पेस्ट कंट्रोल का यूज करेंगे तो बच्चों ये हमारे इको फ्रेंडली होगा, प्लस हम पे कोई हार्म भी नहीं होगा। जो हमने ये सारे हार्म देखना ये भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों हम अवेयरनेस ऑफ स्प्रेडिंग अबाउट वेरियस एनिमल एंड बर्ड विच हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट। ठीक है बच्चों, वही बच्चों इन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे बच्चों वेरियस एनिमल और बर्ड का हेल्प ले सकते हैं। इनकी स्प्रेडिंग करके हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं जिससे कि क्या हो, ये जो पेस्ट है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम स्नेक का एग्जाम्पल लेते हैं। स्नेक का यहाँ पे स्नेक जो एनिमल है उसका यूज करके क्या हो सकता है? स्नेक आर वन ऑफ द प्राइम ग्रुप ऑफ एनिमल विच प्रे अपॉन रैट, मिक एंड वेरियस अदर पेट्स। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें अगर स्नेक का जो यूज़ है अगर हम हमारे कल्टीवेशन में करेंगे सो उसकी वजह से जो रैट्स जो हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे जो जीव है जैसे माइक हो गया या फिर जो अदर पेट्स हैं, इनसे हमें क्या मिल सकता है? इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। उसी तरह बच्चों लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल्स एंड पिकॉक्स प्रे अपॉन वर्मिन्स एंड पेस्ट। इफ दीज आर allowed to drill ground the agriculture area, they can clear large varieties of pests include insect। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बर्ड्स का यूज करके भी क्या करा जा सकता है? जो पेट्स हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पेट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं अगर इन सब का यूज हो एग्रीकल्चर में। ठीक है बच्चों, लेजर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दीज रिगार्ड्स। ठीक है, और इसी के साथ लेजर्स जो है बच्चों उसका भी यूज कर सकते हैं हम किसमें? कल्टीवेशन में। ये एज अ पेस्ट कंट्रोल की तरह ही काम करता है। ठीक है बच्चों, सो आज के सेशन में हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं
और बच्चों हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, उसी के साथ हमने देखा कि स्ट्रेटजीज क्या क्या हम अपना सकते हैं एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आई होप सो बच्चों के आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।